हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल RKCI में। आज हम कक्षा 12 का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 12 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जिसका नाम है पारितंत्र। ठीक है, इकोसिस्टम। ठीक। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको जाके ज्वाइन कर लें, ताकि जो पेपर से पहले न्यू अपडेट्स हो वगैरह, जैसे कुछ PDF वगैरह डालनी हो तो वहाँ से आप ले सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर पारितंत्र। ठीक है, इसका देखो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक है जो पारितंत्र की कोई कार्यात्मक इकाई नहीं है। ठीक है, अब आपको क्या देखना है, जो इकोसिस्टम था, इकोसिस्टम में क्या क्या था। देखो, प्रोड्यूसर थे, प्राइमरी कंज्यूमर थे, सेकेंडरी कंज्यूमर थे, टर्सरी कंज्यूमर थे, हाँ कि ना, ये सब थे। इनके अलावा जो होगा वो पारितंत्र का घटक नहीं होगा। पारितंत्र घटक कौन कौन से, ये सब है। ठीक है, या डिकम्पोजिटर यानी अपघटक। देखो, ऊर्जा प्रवाह है, बिल्कुल पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह पाया जाता है। उत्पादकता पाई जाती है, प्रोडक्टिविटी पाई जाती है। अपघटक डिकम्पोजिटर होते हैं। तो देखो कौन सा नहीं है, स्त्रीकरण, स्ट्रेटिफिकेशन नहीं होता। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है, जल में। ठीक है, तो ये नहीं होगा पारितंत्र का घटक। ठीक है, और फिर है दूसरा, द्वितीयक उत्पादकता किसके द्वारा नए कार्बनिक पदार्थों बनाने की दर है। द्वितीयक उत्पादकता किसके द्वारा नए कार्बनिक पदार्थ बनाने की दर है। देखो कैसे बोल रहा है, प्रोड्यूसर कौन होते हैं, ग्रीन प्लांट। ठीक है, ये हो गई प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये कौन सी हो जाएगी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो ये बोल रहा है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बनाता कौन है। ठीक है, तो कौन बनाता है, देखो ये कौन है, उत्पादक। कौन है, उत्पादक। और ये कौन है, उपभोक्ता। उपभोक्ता है तीनों, ये प्राथमिक उपभोक्ता है, द्वितीयक उपभोक्ता है, तृतीयक उपभोक्ता है। तो बताओ, हरे पेड़ पौधों से कार्बनिक पदार्थों का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, उपभोक्ता के द्वारा, और वो भी कौन सा, प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है, तो प्राथमिक उपभोक्ता ऑप्शन में देखो, उत्पादकता नहीं, परजीविता नहीं, अपघटक नहीं, उपभोक्ता है, लेकिन कौन सा है, प्राथमिक उपभोक्ता होता। अगर और भी डीप अगर क्वेश्चन देता ही, मतलब घुमा के देता, तो प्राथमिक उपभोक्ता दे देता, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो अपन फिलहाल उपभोक्ता कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी पारितंत्र के जैविक तंत्र में प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन रूपांतरित करता है। रूपांतरित करने की दर क्या कहलाती है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करने की दर क्या कहलाती है, उसको बोलते हैं सकल प्राथमिक उत्पाद। क्या बोलते हैं, सकल प्राथमिक ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्ट, GPP। ठीक है, अगर तुमसे फुल फॉर्म पूछ रहे GPP का, तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्ट या सकल प्राथमिक उत्पाद। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर है 4, अधिकतम सौर ऊर्जा अवरुद्ध की जाती है। ठीक है, अधिकतम जो सौर एनर्जी है वो किससे आबद्ध की जाती है। ठीक है, तो फसल उगाकर, फसल से नहीं, इतनी नहीं मिल सकती, घास से इतनी नहीं मिल सकती, पेड़ों से इतनी लगी, सबसे ज़्यादा किससे मिलती है, टैंक में शैवालों को उगाकर। सबसे ज़्यादा किससे मिलती है, टैंक में जो शैवाल होते हैं उनको उगा के सबसे ज़्यादा एनर्जी प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 5। देखो, प्रकृति में धरती पर गिरने वाली लॉन्ग्स का मध्य गति से विघटन होना किसके कारण होता है। ठीक है, तो किसके कारण होगा, उसमें नाइट्रोजन की बहुत कम मात्रा होना। ठीक है, विघटन दर क्यों कम होगा, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की क्या है, बहुत कम मात्रा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि हम किसी पारितंत्र से अपघटकों को पूरी तरह से हटा दे तो इसकी कार्य प्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। क्यों क्यों पड़ेगा प्रतिकूल प्रभाव, देखो, यदि हम किसी पारितंत्र में से अपघटकों को हटा दें तो क्या होगा। देखो,
खनिज संचलन अवरुद्ध हो जाएगा, सही बात है, वही खनिज संचलों का संचालन करते हैं, ठीक है, अपघटन। वो जब जैसे कार्बनिक पदार्थों को छोटे छोटे कार्बनिक पदार्थों में तोड़ेंगे, वो तो क्या है, खनिज लवणों का संचालन है। अब वही अपघटक ही मर गए तो कार्बनिक पदार्थों को खनिज लवणों में कौन तोड़ेगा, कोई नहीं, तो अवरुद्ध तो बताओ खनिज लवणों का प्रवाह रुक गया कि नहीं रुक गया, अवरुद्ध हो गया मतलब, है ना। और देखो दूसरा ऑप्शन है अपघटन की दर बहुत अधिक हो जाएगी, तो वो डिकम्पोजिटर हटा देंगे तो अपघटन कहाँ से ज़्यादा होगा, गलत। ऊर्जा प्रवाह अवरुद्ध हो जाएगा, बिल्कुल होगा। लेकिन इन दोनों में से बेटर ऑप्शन खनिज लवणों का, और ये क्योंकि खनिज लवणों को ही तो वो कर रहे हैं। लेकिन देखो अब अगर मान लो अपघटकों को हटा दें तो तीसरा स्टेप देखो कहाँ पर थे अपघटक, डिकम्पोजिटर कहाँ है, यहाँ जाके हैं, ये वाला अवरोध होगा, यहाँ तक तो आसानी से चलेगा, ठीक है। तो इसको भी इतना ये अप्रोप्रिएट आंसर नहीं होगा, ठीक है। फिर है 6D, शाकाहारियों को सौर ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी। तो शाकाहारियों का सौर ऊर्जा से कोई लेना देना नहीं है। देखो सौर ऊर्जा कहाँ से प्राप्त हो रही है, यहाँ से प्राइमरी, इसको प्राइमरी कंज्यूमर को, प्रोड्यूसर से, उत्पादक से, जबकि इससे तो कोई लेना देना ही नहीं है, ये दे रहा है इसको एनर्जी, जो प्रोड्यूसर है ये प्राइमरी कंज्यूमर को एनर्जी दे रहा है, इससे डेट्रासेटस का या डिकम्पोजिटर का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 7, यदि 200 जूल यदि 20 जूल ऊर्जा उत्पादन स्तर पर रोक ली जाती है, उत्पादक स्तर पर रोक ली जाती है, यदि 20 जूल ऊर्जा को उत्पादक स्तर पर रोक लें तो कितनी ऊर्जा भोजन के तौर पर निम्नलिखित कार्बन श्रृंखला के अंतर्गत मोर को उपलब्ध होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, लॉजिकल है, अच्छा तो नहीं है, ठीक है। तो कितनी होगी, 0.02%। देखो कैसे, यहाँ से कितनी गई 20, यहाँ पर 20 आएगी, यहाँ पर कितनी आएगी 2, यहाँ पर कितनी आएगी 0.0, देखो 0.2, और यहाँ पर 0.02, ठीक है। यानी 10%, इसका 10% निकालते जाओ, क्योंकि ये ऊर्जा प्रवाह के 10% नियम का क्या है, यूजेज है, एक एनालिटिक क्वेश्चन दिया है इसने, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मान लो 30 देता तो फिर आप क्या करते, अगर यहाँ 30 देता तो क्या करते आप 30 लिखते हैं यहाँ, फिर इसका 10% कितना हुआ 3, फिर इसका 10% 0.3, और इसका 10% 0.03, ठीक है। तो 10-10 का भाग देते जाओ, इसमें 10 का भाग दो तो कितना आएगा 3, 3 में 10 का भाग दो 0.3, 0.3 में 10 का भाग दो 0.03, ऐसे 10 का भाग देते जाओ, जिस भी श्रृंखला पे बोले वहीं आके रुक जाओ, और जितना मान आ रहा है उतना कर दो, ठीक है। तो इसमें आएगा 0.02। फिर है क्वेश्चन नंबर 8, मक्का के खेत के पारितंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता है, तो टिड्डा ही होगा। टिड्डा देखो सबसे पहले प्रोड्यूसर, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्सरी कंज्यूमर। देखो ये कौन है, हरे पादप, हरे पादप, हरे पादपों को कौन खाता है, वहाँ टिड्डा ही तो खाता है। बाजरे को कौन खाता है, टिड्डा ही खाता है। तो प्राइमरी कंज्यूमर कौन हो गया, टिड्डा। फिर है निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला में संभावित कड़ी एक क्या हो सकती है, एक कौन हो सकता है उसको पहचानो, ठीक है। तो देखो पौधे को कौन खाता है, कीट, कीट को कौन खाता है, मेंढक, मेंढक को कौन खा सकता है वो देखो, तो मेंढक को कौन खा सकता है, खरगोश खा सकता है क्या, मेंढक को खरगोश नहीं खा सकता। भेड़िया खा सकता है कि मेंढक को, नहीं। मेंढक को तोता खा सकता है कि नहीं। मेंढक को कौन खा सकता है, सांप खा सकता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा। ये देखो ये श्रृंखला का मतलब है कौन किसको खा रहा है, इसको ये खा जाएगा, कीटों को मेंढक खा जाएगा, इसको ये खा जाएगा। तो ये देखो कि मेंढक को कौन खा सकता है, सांप के अलावा, सांप ही खा सकता है बस, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से सांप खा सकता है, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 10, पारिस्थितिकी तंत्र में किसकी एक दिशीय परिवहन होता है। देखो किसका एक दिशा में ही परिवहन होता है, तो ध्यान रखना ऊर्जा का हमेशा एक दिशा में ही परिवहन होता है। ऊर्जा पिरामिड हमेशा से कैसे रहते हैं, सदैव खड़े रहते हैं, सदैव खड़े होते हैं, खड़े बनते हैं, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये समझ लो आएगा क्वेश्चन एग्जाम में 100%, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ के जाना। ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधे होते हैं, कैसे होते हैं, इरेक्टस, या खड़े हुए, ठीक है। एक ही दिशा में बनते हैं, ऐसे ऊपर की ओर बनते हैं, इस प्रकार बनते हैं। देखो ऐसा, या प्रोड्यूसर, या प्राइमरी कंज्यूमर, या सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है, या टर्सरी कंज्यूमर, और टॉप, ऐसे, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 11,
निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी पिरामिड सदैव उल्टा होता है? ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। पारिस्थितिकी तंत्र में कौन सा पिरामिड हमेशा हमेशा उल्टा ही बनता है? तो देखो, समुद्र में जैव भार का पिरामिड। किसमें? समुद्र में जैव भार का पिरामिड हमेशा उल्टा ही बनेगा। कैसे? देखो, जैसे मान लो ये है समुद्र। समुद्र में क्या है? सबसे ज़्यादा कौन पाए जाएंगे? फाइटोप्लैंक्टन। सबसे ज़्यादा कौन रहेंगे? फाइटोप्लैंक्टन। तो कौन रहेंगे? फाइटोप्लैंक्टन। और उससे कम जूप्लैंक्टन। उससे कम उस पर देखो, सॉरी, उससे कम उस पर निर्भर छोटी मछली, फिर उससे कम बड़ी मछली। तो देखो, ऊर्जा का पिरामिड अगर हम ऊपर से नीचे देखें तो सबसे कम ऊर्जा ऊपर की साइड है कि नहीं है? तो देखो, ऊर्जा कैसे आएगी? ऊर्जा पिरामिड हमेशा कैसा होगा? उल्टा बनेगा। जीवों की संख्या देखें तो जीवों की संख्या भी नीचे जाएगी, और सबसे ज़्यादा कौन है? फाइटोप्लैंक्टन। यानी फाइटोप्लैंक्टन का मतलब होता है समुद्र में पाए जाने वाले छोटे पौधे, फिर समुद्र में पाए जाने वाले छोटे जीव, फिर छोटी मछली, फिर बड़ी मछली। तो ऊर्जा पिरामिड हमेशा कैसे आएगा? नीचे की ओर आएगा। ठीक है। फिर है पारिस्थितिकी पिरामिड को बनाने में निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जाता? ठीक है। पारिस्थितिकी पिरामिड को बनाने के लिए निम्न में किसका उपयोग नहीं करेंगे? बस व्यष्टियों की संख्या का, यानी जीवों की संख्या का तो उपयोग करेंगे, शुष्क भार का उपयोग करेंगे, ऊर्जा प्रवाह तो जरूर चाहिए, और ताज़ा भार ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 13, एक नग्न चट्टान पर एक अग्रगामी जीव के रूप में निम्नलिखित में से कौन आएगा? ठीक है। तो कौन आएगा? लाइकेन। हरीश सवाल नहीं आएंगे कि चट्टान पे पाए नहीं जाएंगे सवाल। मॉस नहीं आएंगे, लीवर बर्ट भी नहीं आएगा, ब्राइफाइट है, ये भी ब्राइफाइट है। इसको रिप्रोडक्शन के लिए किसकी ज़रूरत रहेगी? वाटर की, जो सम चट्टान पर नहीं है। तो कौन आएगा? लाइकेन आएगा। लाइकेन क्या करेगा? लाइकेन कैसा होता है? लाइकेन को किस किस का मिश्रण होता है? लाइकेन होता है शैवाल प्लस कवक का जोड़ा, उसको बोलते हैं लाइकेन। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8 चैप्टर में से क्वेश्चन है, और 100% आ सकता है, तो इसको भी लिख लेना अलग से। लाइकेन किस किस से मिलकर बना होता है? लिख लो, शैवाल प्लस कवक से। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 14। देखो, पारिस्थितिकी अनुक्रमण के दौरान कौन सा कथन इनमें से सत्य है, वो देखना है। इसकी प्राथमिक अवस्था में नया जीवित समुदाय बहुत तीव्र गति से स्थापित होता है? नहीं। जंतुओं की संख्या और किस्म स्थिर रहती है? नहीं होती। संख्या भी स्थिर नहीं रहती और किस्म भी, क्योंकि वो रिप्रोडक्शन करेंगे तो संख्या ऑटोमेटिक बढ़ेगी, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे तो किस्म भी, वेराइटी में भी चेंज आएगा। ठीक। उस ये भी गलत है। उस समुदाय में होने वाले परिवर्तनों के कारण पर्यावरण के साम्य के समीप होता है पुरोगामी समुदाय कहलाता है? नहीं। किसी स्पीसीज का संगठना में क्रमिक और पहले से बताए जा सकने वाले परिवर्तन किसी एक क्षेत्र में होते हैं? सही बात है। ठीक है। फिर है द्वितीयक अनुक्रमण कहाँ होता है? ठीक है। सेकेंडरी सक्सेशन या द्वितीय अनुक्रमण कहाँ होगा? तो द्वितीय अनुक्रमण होगा नगद चट्टानों पर नहीं होगा, नहीं तालाब पर नहीं होगा, ठंडे लावा पर नहीं होगा, अपहासित वनों में होता है सेकेंडरी सक्सेशन या सेकेंडरी अनुक्रमण। क्वेश्चन नंबर है 16, निम्नलिखित में से कौन सा फास्फोरस चक्र की गति को बढ़ा देगा? कौन बढ़ा देता है? चट्टानों का अपक्षय, क्योंकि सबसे ज़्यादा फास्फोरस कहाँ है? चट्टानों में। और चट्टानों का अपक्षय होगा तो क्या होगा? देखो, इस फास्फोरस एक जगह इकट्ठा हुआ है चट्टानों पे, अगर ये टूट जाएंगे तो क्या होगा? फास्फोरस के बहुत सारे कण बढ़ जाएंगे। अभी इनको कौन अवशोषित कर लेगा? पादप। अब बताओ, इनका चक्र जल्दी जल्दी चलेगा कि नहीं चलेगा? फास्फोरस चलेगा। तो अपघटन के दौरान क्या होगा? फास्फोरस चक्र का अपघटन, अपक्षय बढ़ जाता है। ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 17, सकल वैश्विक कार्बन का लगभग 70% भाग किस में पाया जाता है? तो 70% भाग किस में पाया जाएगा? महासागरों में। फिर है फास्फोरस का प्राकृतिक भंडारण खालिस्तान में होता है? तो किस में होता है? चट्टानों में। अभी तो बताया था, चट्टानों के विघटन से फास्फोरस चक्र बढ़ जाता है, तो किस में होगा फास्फोरस का भंडारण? चट्टानों में। फिर है क्वेश्चन नंबर 19, कार्बन
नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और कैल्शियम जैसे पोषकों की मृदा में मात्रा जो किसी दिए गए समय में उपस्थित हो क्या कहलाती है? उसे कहते हैं खड़ी अवस्था। क्या बोलते हैं? खड़ी अवस्था, या इंग्लिश में बोलेंगे स्टैंडिंग क्रॉप। स्टैंडिंग क्रॉप। स्टैंडिंग क्रॉप वह अवस्था होती है जो एक समय में किसी सिस्टम में उपस्थित ऊर्जा को ही क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग क्रॉप। ठीक है। फिर है पूर्ण आपतित विकिरण में PAR का अनुपात कम से खालिस्तान से कम होता है। तो PAR का अनुपात जो होता है ना वो कितना होता है? 50% से कम होता है। ठीक है। देखो जैसे सूर्य का प्रकाश आ रहा है, उसमें से सूर्य का प्रकाश है उसमें से केवल 50%, PAR का मतलब होता है फोटो सिंथेटिक एक्टिव रीजन, यानी जो टोटल प्रकाश आ रहा है सूर्य का उसमें से केवल 50% ही वो सूर्य का प्रकाश काम का है जो फोटोसिंथेसिस करता है। 50% वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। अब इसमें भी प्लांट कितने का उपयोग करते हैं? केवल 10% का उपयोग करते हैं। ठीक है, होता है 50%। और ये बोलते कि कुल प्रकाश में से कितने प्रकाश का ही PR के कितने भाग का केवल फोटोसिंथेसिस होता है? तो 10% का। और टोटल ऊर्जा कितने काम की है? 50। अब है एक खास श्रृंखला में, जैसे कि ऐसे है PR मतलब 50% और 10% का मतलब ये 50% तो ऐसे हैं कि आपके पापा ने आपको 50 रुपये दिए किसी काम, 100 रुपये दिए किसी काम के लिए, उसमें से आपको 50 का कुछ लेके जाना है। ठीक है, और पापा ने बोला कम से कम 10 रुपये की तो आप गड़बड़ी कर सकते हो ना, तो ये वो गड़बड़ी है बीच में, 40 तो आपको फिर से लेके देने पड़ेंगे, ये आपकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, ये वाला है, इसमें आप फिर बदल कर सकते हो। आइडिया दे रहा हूँ, कर लेना। फिर है 21। एक खास श्रृंखला में एक पोषी स्तर से दूसरी पोषी स्तर में ऊर्जा का केवल 10% भाग ही जाता है, इसे ऊर्जा का दक्षांश नियम कहते हैं, 10% लॉ ऑफ एनर्जी। पारिस्थितिकी तंत्र की शब्दावली में हरे पादपों को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? उत्पादक या प्रोड्यूसर। खालिस्तान, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। खालिस्तान प्रक्रिया के अंतर्गत जल विलेय अकार्बनिक पोषक मृदा संस्तर में प्रविष्ट कर जाते हैं और अनुपलब्ध लवण के रूप में अवक्षेपित हो जाते हैं। तो कौन होते हैं? उसको बोलते हैं निच्छालन। निच्छालन में क्या होता है? जैसे कोई जीव मर गया, अब उसमें से जो उसका विघटन कर दिया, तो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ, जैसे ये जीव है, ये पृथ्वी है, ठीक है, इसके नीचे क्या है? पृथ्वी, ये जीव है, इसका विघटन हो गया। विघटन हो गया तो इसमें कार्बनिक पदार्थ और इनऑर्गेनिक मैटर, दोनों कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ धरती पर रह गए। अब वो जल के साथ कहाँ चले जाते हैं? ज़मीन के अंदर चले जाते हैं। और ज़मीन के अंदर जाके ये तो है नहीं घूमेंगे फिरेंगे बाजार जाएंगे, ऐसा नहीं, वो एक जगह पड़े रहते हैं। उसी को देखो, वो किसके द्वारा होता है? इस प्रक्रिया को, यानी कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों का भूमि के अंदर जाना ही क्या कहलाता है? निच्छालन कहलाता है। ठीक है, भूमिफिकेशन के द्वारा एक गहरे रंग के क्रिस्टल रहित तत्वों का निर्माण होता है जिसे खालिस्तान कहते हैं। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे? ह्यूमस। क्या कहेंगे? ह्यूमस। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर सकल प्राथमिक उत्पादकता से शोषण के दौरान क्षति को घटा देने पर हमें खालिस्तान उत्पादकता प्राप्त होती है। तो कौन सी होती है? नेट NPP, नेट प्राइमरी प्रोडक्ट, यानी नेट प्राथमिक उत्पादकता इसमें ऑलरेडी लगा हुआ है, तो नेट प्राथमिक आएगा इसमें ऑप्शन में। क्या आएगा? फिर से देख लो, नेट प्राथमिकता। ठीक है, फिर है स्थित सेल को खालिस्तान या खालिस्तान से मापा जा सकता है। तो देखो किससे मापा जा सकता है स्थित सेल को? जैव भार या इकाई क्षेत्र में संख्या। इकाई क्षेत्र में संख्या या जैव बाहरी तो क्या कहलाती है? जनसंख्या कहलाती है। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या होता है? ऊर्जा का अंतिम स्रोत कौन होता है बताओ? सेकेंडरी कंज्यूमर या टर्शरी कंज्यूमर। एक ऑप्शन में लिखना, क्या लिखोगे? टॉप कंज्यूमर। इसके अलावा इसको किसके द्वारा विघटित कर दिया जाता है? डिकम्पोजिटर के द्वारा। खत्म। तो टॉप कंज्यूमर ही क्या होते हैं? अंतिम स्रोत होते हैं। और प्राथमिक स्रोत पूछे तो हरे
हरे पादप। और तुमसे पूछे पृथ्वी पर ऊर्जा का स्रोत कौन है, तो सूर्य। हमको पूरी धरती पर जो एनर्जी आ रही है कहाँ से आ रही है, सूर्य से। तो सन क्या है, पृथ्वी का प्राथमिक ऊर्जा स्रोत यानी मुख्य ऊर्जा स्रोत, तो कौन हुआ, सूर्य। और पृथ्वी पर हमारी धरती की बात करें, धरती पे हमको एनर्जी कौन देता है, तो सूर्य देता है। और सूर्य को कौन देता है, सूर्य सॉरी हमको एनर्जी कौन देता है, हरे पादप। हरे पादपों को कौन देता है, सूर्य। तो सूर्य क्या हुआ, धरती का मुख्य ऊर्जा स्रोत। ठीक है, याद रखना। फिर है पोषक स्तर का निर्माण किससे होता है, पोषक स्तरों का निर्माण प्रोड्यूसर से होता है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, इन सब से मिलकर किसका होता है, ऊर्जा स्तरों का निर्माण होता है। उपभोक्ता के स्तर पर संचित ऊर्जा को क्या कहते हैं, रिजर्व, एनपीपी। ऊर्जा परितंत्र में 10% ऊर्जा प्रतिभा का नियम किसके द्वारा दिया गया था, लिंडमैन के द्वारा। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और इसमें जो मोस्ट क्वेश्चन है वो मैं लगा देता हूँ। देखो कौन कौन सा पढ़ के जाओगे, ये बता दिया मैंने, ये बता दिया, ये वाला बता दिया, नाम लिख देना। ठीक है, इनके अलावा कोई मत पढ़ के जाना। देखो बड़ा क्वेश्चन तो ये तैयार करके जाना, ऊर्जा प्रवाह का रेखा चित्र बनाइए, 10% नियम। और इसमें आपको क्या समझाना है, प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं। ठीक है, फिर उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं, द्वितीय उपभोक्ता कौन होते हैं, तृतीय उपभोक्ता कौन होते हैं, इनकी बस डेफिनेशन लिख देना। ठीक है, और ऊर्जा का 10% नियम, ये दो तो रट के ही जाने, ये दोनों तो बड़े क्वेश्चन में आएंगे दोनों के दोनों। ठीक है, ऊर्जा का 10% नियम ये रट के जाना अच्छे से। और प्राथमिक, देखो उत्पादक क्या होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं, द्वितीय उपभोक्ता कौन होते हैं, तृतीय कौन होते हैं, इनकी परिभाषा याद करके जाना बस। इसके अलावा कुछ ये क्वेश्चन में ये नहीं पढ़ना। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करोगे, 10% नियम ये उसमें भी आ गया। खाद्य जाल से आप क्या समझते हो, और खाद्य श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला ये मेरी तरफ से ऐड कर लो। दोनों को अच्छे से पढ़ के जाना, हो सकता है दोनों एक जगह कंबाइंड करके दे देगा, है ना। ऊर्जा का 10% नियम तो दोनों में आएगा, जब कोई सही दे दे। ठीक है, तो खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल को अच्छे से रट के जाना। और प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता 10% है, दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा बड़ा। ठीक है, बस ये है आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। ठीक है, थैंक यू।